हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गरीब भाभी के घर आई प्रेग्नेंट ननद। सुनीता अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसका पति रघु आता है और कहता है, सुनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी ननद पूजा माँ बनने वाली है। क्या आप सच कह रहे हैं? पूजा माँ बनने वाली है, यानी कि मैं मामी बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है जी आपने। भगवान ने भले ही हमें कोई औलाद नहीं दी, लेकिन आज पूजा की गोद भरकर भगवान ने मुझे भी दूसरी माँ बना दिया है। ऐसे ही समय गुजरता है। जहाँ रघु और सुनीता खुश थे, तो वहीं पूजा अपने ससुराल में काफी काम कर रही होती है। तभी पूजा की सास शांति पूजा से कहती है, बहू, तूने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी हम लोगों को। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द अब इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। शांति ये बात बोल ही रही होती है कि तभी पूजा की जेठानी नैना वहाँ आती है और कहती है, वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि पूजा को अपने मायके जाना चाहिए? लेकिन वो क्यों दीदी? मैं अपने मायके नहीं जा सकती। आप तो जानती है ना कि माँ पिता के बाद भैया भाभी ने ही मुझे पाला था, और अभी उनकी हालत इतनी सही नहीं है कि वो अपनी प्रेग्नेंट ननद का खर्चा पानी उठा सके। बुरा मत मानना पूजा, लेकिन लड़की का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है। मेरा भी तो चिंटू मेरे मायके में ही हुआ था, और उस टाइम पर तो माँ जी ने जबरदस्ती मुझे भेजा था। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ पूजा बहू, ये रिवाज है कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में होता है, तो दूसरा बच्चा यहाँ अपने ससुराल में कर लेना। अपनी जेठानी और सास की ऐसी बातें सुनकर पूजा कुछ नहीं बोलती और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे कुछ समय और गुजरता है और एक दिन रघु के पास पूजा का कॉल आता है और पूजा रघु से बोलती है, भैया, वो माँ जी और जेठानी जी कह रही हैं कि पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए। वो कह रही हैं कि यही नियम है और मुझे जाना ही पड़ेगा। पर भैया, मुझे पता है कि आपकी और भाभी की हालत अभी ठीक नहीं है। घर की छत भी टपकती है और आप लोग मुश्किल से अपना खर्च चला रहे हो। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती भैया, पर माँ जी मेरी एक नहीं सुन रही, मैं क्या करूँ? अरे पगली, तू ये क्या बोल रही है? तू हमारे लिए बोझ कैसे हो सकती है? माँ बाप के जाने के बाद मैंने और तेरी सुनीता भाभी ने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। आज तू माँ बनने वाली है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बस आने की तैयारी कर। मैं और तेरी भाभी सब देख लेंगे। चाहे हमें आधी रोटी खानी पड़े, पर हम अपनी लाडो को कोई कमी नहीं होने देंगे। तू बस सामान पैक कर, मैं कल ही तुझे लेने आ रहा हूँ। पूजा, अरे तू क्यों इतना फालतू सोच रही है? क्या मैं अपनी ननद का इतना भी ख्याल नहीं रख सकती? तू बस यहाँ आ जा, देख मैं तुझे क्या मस्त मस्त चीजें बनाकर खिलाती हूँ। घी के लड्डू और चूरी सब खिलाऊंगी तुझे। तू बस खुश रह, बाकी सब हम पर छोड़ दे। यहाँ तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस आराम करना। सुनीता की बात सुनकर पूजा मुस्कुराती है और फोन काट देती है। अगले दिन रघु अपनी बाइक उठाकर अपनी बहन पूजा को लेने उसके ससुराल पहुँच जाता है। पूजा का सामान पैक होते देख उसकी जेठानी नैना मुंह बनाकर कहती है, अरे वाह रघु भाई साहब, आप तो अपनी बहन को लेने बड़े ठाट से आ गए। पर भाई साहब जरा ध्यान रखना, मेरी देवरानी को फल और जूस पीने की बहुत आदत है। वहाँ जाकर कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को सिर्फ सूखी रोटी और दाल पर ही दिन काटने पड़े। और हाँ, सुना है आपके यहाँ तो लाइट भी बहुत जाती है। पूजा को तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। देख लेना कहीं बेचारी बीमार न पड़ जाए। बहन जी, मैं अमीर भले नहीं हूँ, पर अपनी बहन के लिए मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरी बहन को जो भी चाहिए होगा मैं दिन रात मेहनत करके उसे लाकर दूंगा। और रही बात लाइट की, तो अगर लाइट जाएगी भी तो मैं खुद पूरी रात जागकर उसके हाथ वाले पंखे से हवा करूंगा, पर उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरी बहन मेरे घर की रानी है और रानी बनकर ही रहेगी। रहने दीजिए दीदी, मेरे भैया का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। मुझे किसी महंगे फल या जूस का लालच नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। पूजा और रघु की बात सुनकर नैना कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। तो वहीं रघु अपनी बहन पूजा को लेकर अपने छोटे से घर पहुँचता है। सुनीता ने पहले ही घर को एकदम साफ कर रखा था। जैसे ही पूजा घर के अंदर आती है तो सुनीता खुश होकर कहती है, आओ मेरी लाडो, आज से इस घर में फिर से रौनक आ गई है। तू बस अब चुपचाप आराम कर और अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख। मुझे बता, तुझे अभी क्या खाने का मन है? मैंने तेरे लिए ताजी सब्जियां मंगवाई हैं और तेरे लिए दूध भी गर्म कर दिया है। भाभी, आप लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? मुझे पता है भैया ने अपनी इस महीने की पूरी सैलरी मेरे आने की तैयारी में खर्च कर दी है।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी मुसीबत उठानी पड़ रही है। चुप कर पगली, ये मुसीबत नहीं, हमारा फर्ज है। तू बस ये सोच कि कल को जब तेरा बच्चा होगा और वो मुझे मामी कहकर बुलाएगा तो मेरी सारी थकान एक पल में दूर हो जाएगी। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर पूजा मुस्कुराती है और देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुनीता अपनी ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन एक पड़ोसन सुनीता के घर आती है और कहती है, अरे सुनीता, तू पागल हो गई है क्या? खुद के घर में खाने के ठिकाने नहीं है और तूने ननद को यहाँ बुला लिया। तुझे पता भी है प्रेग्नेंट औरतों का खर्चा कितना होता है, दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, और फिर जब बच्चा होगा तो उसका खर्चा। कहाँ से लाओगे तुम लोग इतने पैसे? क्यों अपनी मुसीबत बढ़ा रही है? देखो चाची, ये हमारे घर का मैटर है, हमें ही रहने दो। पूजा मेरी ननद बाद में, मेरी बेटी पहले है। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आप बेकार की बातें मत करो, हमें पता है हमें क्या करना है। मेरा तो काम तुम्हें बताना था सुनीता, बाकी तुम्हारी मर्जी। खैर, मैं तो चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर पड़ोसन वहां से चली जाती है और तभी पूजा कहती है, भाभी चाची ठीक ही तो कह रही हैं। कल मेरा डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर ने कुछ महंगे टेस्ट लिखे हैं। भैया के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे लग रहा है मुझे वापस चले जाना चाहिए। ओहो, तुम चाची की बातों को दिल पर मत ले, वो तो बस आग लगाने आती हैं। रघु जी ने सब इंतजाम कर लिया है, उन्होंने अपनी बाइक बेच दी है और अब वो पैदल ही काम पर जाते हैं ताकि तेरे टेस्ट और दवाइयों के पैसे जमा हो सके। तू बस खुश रह। पूजा को जब ये पता चलता है कि उसके भाई ने उसके लिए अपनी इकलौती बाइक बेच दी है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रघु घर आता है। क्या हुआ पूजा, तू रो क्यों रही है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सुनीता जल्दी पानी ला, डॉक्टर को फोन लगाऊं क्या? भैया, आपने अपनी बाइक क्यों बेची? वो तो आपको कितनी पसंद थी। आप पैदल काम करने कैसे जाओगे? इतनी धूप में आपको कितनी परेशानी होगी। मेरी वजह से आपको अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। मैं कितनी बुरी बहन हूँ। पगली, बाइक क्या चीज है? तेरे और तेरे बच्चे की खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। और वैसे भी पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तू बस मुस्कुराती रह, मुझे उसी में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। रघु की बात सुनकर पूजा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और धीरे धीरे पूजा के 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं। सुनीता दिन रात पूजा के पास बैठी रहती। एक रात अचानक पूजा को बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। भाभी, बहुत दर्द हो रहा है, भैया को बुलाइए। भाभी, रघु जी जल्दी उठिए, पूजा को बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी कोई रिक्शा या गाड़ी लेकर आइए, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। सुनीता की बात सुनकर रघु भागकर बाहर आता है, पर आधी रात को कोई रिक्शा नहीं मिलता। रघु परेशान हो जाता है। तभी उसे अपनी दोस्त की याद आती है। वो उसे फोन करता है और किसी तरह एक गाड़ी का इंतजाम करके पूजा को बड़े सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। तभी सुनीता नर्स से कहती है, नर्स, मेरी ननद बहुत घबरा रही है, क्या मैं उसके साथ अंदर रह सकती हूँ? मैं उसे संभाल लूंगी। नहीं, ये अलाउ नहीं है, आप बाहर वेट कीजिए। रघु और सुनीता बाहर बैठकर बस भगवान को याद कर रहे होते हैं। करीब 2 घंटे बाद नर्स बाहर आती है। बधाई हो, बेटी हुई है, माँ और बच्ची दोनों एकदम फिट है। सुनीता, सुना तुमने? हमारे घर लक्ष्मी आई है। मैं मामा बन गया यार, सच में बहुत खुश हूँ मैं आज। और मैं मामी। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूजा अब ठीक है, बस मुझे यही चाहिए था। सभी लोग बहुत खुश थे और रघु पूरे अस्पताल में मिठाई भी बंटवाता है। अगले दिन पूजा की सास और जेठानी नैना भी अस्पताल पहुंचती हैं। अच्छा, तो बेटी हुई है, मुझे तो लगा था कोई लड़का होगा। खैर रघु भाई साहब, अब तो खर्चा और डबल हो जाएगा। बच्ची के कपड़े, टीका, दूध, क्या आप ये सब झेल पाएंगे? आपकी जेब तो पहले से ही खाली है। बस कीजिए नैना जी, बहुत बोली आपने। जब पूजा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने उसे नियम के नाम पर घर से बाहर कर दिया। मेरे पति ने अपनी बाइक बेची, अपनी नींद खराब की, तब आप लोग कहाँ थे? अब जब घर में लक्ष्मी आई है तो आप खर्चा गिनवाने आ गई। अब हमें आपकी किसी सलाह की जरूरत नहीं है। सुनीता एकदम सही कह रही है। मेरी भांजी मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। मैं रात दिन मेहनत करूंगा, डबल शिफ्ट करूंगा, पर अपनी बहन और उसकी बेटी को एकदम रानी की तरह रखूंगा। आप लोग अब जा सकते हैं। ठीक है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है भाई बहन का। देख लेंगे कितने दिन तक ये नाटक चलता है। माँ जी चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। नैना की ऐसी बातें सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो नैना को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, बस नैना, बहुत बोलिया तूने। और पूजा हमारे घर की बहू है, उसकी बेटी हमारी घर की किलकारी। भले ही लड़की हुई है तो क्या हुआ, वो मेरे घर की बच्ची है। उसकी रगों में मेरे बेटे का खून है। मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकती।
तेरे कहने पर मैंने रघु के पास पूजा को छोड़ा, लेकिन अब और नहीं। रघु, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम लोगों को जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ, पर अब मैं अपनी बहू और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आपको हमारी पूजा की अहमियत समझ में आ गई। इस तरह अब सभी लोग खुश हो जाते हैं और अगले 2-3 दिन बाद पूजा को जब डिस्चार्ज मिलता है तो पूजा अपने ससुराल जाती है और बेटी होने की खुशी में पूजा के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखती है। अरे कुलक्षणी, तू वापस आ गई, और ये क्या, अपने पूरे परिवार को लाई है? अरे इनके आने से क्या मैं तुझे घर में रख लूंगी? समधन जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, हमें दुख है कि आपने अपने बेटे को खोया, लेकिन इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, तो आप उसको ससुराल से कैसे निकाल सकती हैं? अरे क्यों ना निकालू ऐसी कुलटा को? मेरे बेटे को खा गई, शादी को इतने साल हो गए, मेरे घर को वारिस ना दे सकी, साथ ही साथ मेरे बेटे को भी खा गई। लेकिन माँ जी, मैं और नवीन जी तो घूमने गए थे, वहां हम जंगल की सैर करने गए थे। अचानक ही हमारे ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा और खुद फंस गए। जब मैं कुछ देर बाद कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां बस खून ही खून था, उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली। तो अब इन सब में मेरा क्या कसूर? और हाँ, अगर आपने मेरी बेटी को घर से निकाला तो हमें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा, तो पुलिस की धमकी देते हो? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक रागिनी को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। रागिनी माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इसके और बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या भाभी माँ बनने वाली है? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे नवीन का बच्चा? अगर आज वो जिंदा होता तो कितना खुश होता। भगवान, तूने मुझे ये खुशी पहले क्यों नहीं दी? जब उर्मिला ये खबर सुनती है तो उसका मन पिघल जाता है। आखिर इसकी कोख में मेरे बेटे की संतान है और अब वही मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद है। अब रागिनी को अपने ससुराल में दोबारा एंट्री मिल गई। उसके ससुराल में उसकी 2 नंदे थीं, पारुल और रिया। वो दोनों अपनी भाभी की खूब देखभाल करने लगी, क्योंकि उनकी भाभी के पेट में उनके भाई का बच्चा जो पल रहा था, इसलिए अब घर का सारा काम वही दोनों करती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद नवीन के नाम पर जो बीमा था उसके पेपर्स भी घर आते हैं, जो कि रागिनी के बच्चे के नाम होते हैं। ये देखकर उसकी ननद पारुल बोलती है, मतलब भैया को पता था शायद कि आप माँ बनने वाली हो, तभी तो उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी में अपने बच्चे को नॉमिनी बनाया। शायद। हाँ दीदी, वो जब हम घूमने गए थे तो मेरी वहां पर तबीयत खराब होने पर नवीन जी ने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। कह रहे थे सरप्राइज है तुम्हारे लिए, लेकिन उस सरप्राइज के सामने आने से पहले ही कोई नहीं बहू, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू और तेरा बच्चा इस घर में हंसते खेलते रहे। मैं जल्दी ही ये घर भी अपने होने वाले पोते या पोती के नाम कर दूंगी। लगता है माँ ने सच में भाभी को माफ कर दिया है। चलो ये तो अच्छा है, इस बच्चे के आने से एक टूटा परिवार जुड़ रहा है। दोनों नंदे और सास उसकी खूब देखभाल करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब रागिनी की प्रेगनेंसी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। और एक रात जब सब अपने कमरे में सो रहे थे, तब प्यास के चलते आधी रात को पारुल की नींद खुली और जब वो पानी पीने बाहर जाती है तो अपनी भाभी के कमरे की लाइट्स ऑन देखकर बोलती है, इस समय भाभी के कमरे की लाइट ऑन है, कहीं उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, देख कर आती हूँ। पारुल जैसे ही रागिनी के कमरे में जाने लगती है तो उससे पहले वो खिड़की से देखती है कि रागिनी अपने पेट से पिलो को निकालते हुए बोलती है, ये दिन भर इस पिलो को लगाए रखना कितना मुश्किल है, लेकिन रागिनी मैडम, कुछ पाने के लिए इतना सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। खैर, जल्दी मुझे इस झूठी प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्र है पास वाली डॉक्टर मेरी पहचान वाली थी, उसने मेरे कहने से झूठ बोल दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब देखकर रागिनी के होश उड़ जाते हैं। अपनी भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का सच देखकर वो खुद से बोलती है, ये भाभी ने क्या किया, इतना बड़ा झूठ, ये माँ नहीं बनने वाली। हे भगवान, आखिर क्यों बोला इन्होंने ये झूठ, और सिर्फ एक यही झूठ है कि कुछ और भी है? कहीं भाई के साथ इन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? पारुल, तुझे पता लगाना पड़ेगा अपनी इस झूठी भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का सच आखिर है क्या। कुछ दिनों में उर्मिला रागिनी की गोद भराई रखवाती है, जिसमें पूरा मोहल्ला आता है। रागिनी सज धज कर सबके सामने आती है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अपनी बहू की बलाएं लेते हुए उर्मिला बोलती है, मेरी बहू की गोद भराई है,
इसकी नजर उतारो, मेरी बहू और उसके बच्चे को नजर ना लग जाए। तभी पारुल बोलती है, झूठ को किसी की नजर नहीं लगती माँ। सभी लोग पारुल की तरफ देखने लगते हैं जो कि नवीन के साथ खड़ी होती है। नवीन को जिंदा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर उर्मिला उसके पास भागते हुए जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, मेरा बेटा जिंदा है, तू जिंदा है बेटे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू की गोद भराई के दिन मेरा बेटा वापस आ गया। जिस बहू की गोद भराई का आप जश्न मना रही हो माँ, उसी बहू ने आपके बेटे को जीते ही जी मार दिया और अब यहाँ सबके सामने अपनी झूठी प्रेगनेंसी लेकर बैठी है। झूठी प्रेगनेंसी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ कि हम दोनों घूमने गए थे, वहां इसने एक छोटी सी बात के लिए मुझसे झगड़ा किया और फिर एक गुलदस्ता सीधा मेरे सर पर मार दिया और मुझे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो उसने मुझे रस्सियों से बांधा हुआ था और मेरी आंखें खोलते ही ये बोली, जान तुमको मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, अब देखना मेरा गुस्सा तुमको जीते जी मार देगा। वैसे भी मैं थक गई थी ये अच्छी बीवी बनकर। क्या मतलब है तुम्हारा? खोलो मेरे हाथ। अब मैं वापस घर जाकर कहूंगी तुमको किसी जंगली जानवर ने खा लिया। कुछ खून की बूंदों से ये साबित हो जाएगा कि तुम मर गए और फिर सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। ये खेल रचा इसने और बीच में ये बीमा के पेपर लेकर आई थी मुझसे सिग्नेचर करवाने, जिसमें लिखा था मेरे मरने के बाद बीमा के पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे, ताकि आप सबको ये विश्वास हो जाए कि इसकी प्रेगनेंसी असली है। असल में एक बच्चा गोद लेकर इसको इस घर का वारिस बनाकर सब हथियाना चाहती थी। इतना बड़ा झूठ! तू सच में कुलनाशिनी है। क्या कुछ नहीं किया हमने आपके लिए? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। उसका सच सामने आते ही पारुल पुलिस को बुलाकर रागिनी को उनके हवाले कर देती है, लेकिन उसके इतने बड़े झूठ से सबका दिल टूट चुका था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।